तो हम फिजिक्स कर रहे हैं ना, फिजिक्स के अंदर मोशन चैप्टर हम डील करते हैं। तो कोई बता सकता है व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? क्वेश्चन लिख सकते हो आप। अब क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि व्हाट इज फिजिक्स, है ना। मोशन तो कर रहे हैं, बट मोशन किसके अंडर कर रहे हैं हम? फिजिक्स के अंदर। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिक्स। लॉ ऑफ नेचर नहीं, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना आप व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स किस सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं? तो पहले बोल सकते हैं कि ये साइंस का एक पार्ट है। पार्ट का मतलब ब्रांच। ठीक है, तो पहला लाइन क्या हो सकता है हमारा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री के लिए भी ये सेम लाइन लिख सकते हैं ना कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और बायो के लिए भी बोल सकते हैं बायो इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तभी फिजिक्स के बारे में लिखना है क्या कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? डील करने वाले हैं। किसके बारे में डील करेंगे? लॉ ऑफ नेचर। किसके बारे में डील करेंगे हम? लॉ ऑफ नेचर। जो नेचर है ना, उसकी क्या क्या लॉज हैं, है ना। तो फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील, क्या डील करेंगे हम? लॉ ऑफ नेचर। जो नेचर का जो लॉ है उसको हम इसमें डील करेंगे। नेचर आपको पता है, नेचर तो उसके बहुत सारे लॉज हैं। कोई बता सकता है दो चार लॉ? पहला लॉ सिंपल सा कि अगर ये पेन को मैं ड्रॉप करूं क्या होगा? ये डाउनवर्ड ही जाने वाला है। क्यों? कि नेचर का लॉ है। क्या है ये? नेचर का लॉ है कि जो अर्थ है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करती है? वो पुल करती है या अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? यही नेचर का लॉ है। ठीक है, और ये लॉ की डिस्कवरी किसने किया था? न्यूटन ने, है ना। तो फिर न्यूटन ने इस लॉ की डिस्कवरी की और वहीं से निकल कर आया क्या? ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। क्या निकल के आया? ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स वगैरह है, लॉज है, वो नेचर का ही लॉ है और न्यूटन ने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया। क्या न्यूटन से पहले चीजें डाउनवर्ड फॉल नहीं होता था? पहले भी होता था, बट किसी के अंदर इतना गट्स नहीं था कि इसको क्या करे? ऑब्जर्व करे, और ऑब्जर्व करके इसके एक्चुअल रीजन को एक्सप्लोर करे। और वो गट्स किसके अंदर था? न्यूटन के अंदर। कि यार ये फॉल हुआ तो नीचे ही क्यों फॉल हुआ? हो सकता है अपवर्ड जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए, हर जगह इसके पास फ्रीडम है ना। फ्रीडम पूरा 360 डिग्री में ये कहीं पे भी जा सकता है पूरा, बट ये केवल एक ही नीचे ही क्यों जा रहा है? आखिर क्यों इसके अंदर क्यों ऐसी एक्साइटमेंट है कि मुझे नीचे ही जाना है? तो इसकी एक्साइटमेंट का वो क्वेश्चन नहीं था। किसका था? कि जो अर्थ है, अर्थ क्या करे इसको। अब सोचो स्पेस में छोड़ दो, जैसे सुनीता विलियम्स स्पेस में गई, अगर स्पेस में कोई उसका पेन ऐसे ड्रॉप हो जाता कहीं भी स्पेस में, क्या होता फिर? वैसे ही होल्ड रहता। क्या रहता? वो स्पेस में वैसे ही होल्ड रहता, या जिस डायरेक्शन में उसको वो थ्रो करते उसी डायरेक्शन में वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता, क्योंकि वहां पे कोई अर्थ है नहीं। तो क्या केवल अर्थ ही पुल कर सकती है? अगर सपोर्टेड आप मून पे जाओ और इसको ड्रॉप करो, क्या होगा? अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट, या किसी और डायरेक्शन में? डाउनवर्ड ही जाएगा। तो केवल अर्थ ही चीजों को पुल नहीं करती है, और भी चीजें पुल करती है। न्यूटन ने सारी चीजें डिस्कवर करके हमें बताया, है ना। क्या कि जितने भी मास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। एवरी मासेज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर मासेज ऑब्जेक्ट। ये लॉ ऑफ क्या है? नेचर है। किसके अंदर पढ़ेंगे हम? फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और कोई? हाँ, ये भी लॉ है कि कोई आप एक्शन करोगे तो उसका क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। केवल फोर्स के ही टर्म में नहीं, ये स्टेटमेंट हम किसके टर्म में बोलते हैं? किसके टर्म में बोलते हैं हम? फोर्स के टर्म में। कि कोई अगर फोर्स एक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका रिएक्ट में फोर्स भी हमें मिलेगा। वॉल पे एक पंच मारो आप, वॉल पे पंच मारो, क्या होगा? वॉल भी आपके पंच पे पंच देगा एक। होगा इस पे चोट लगेगा नहीं लगेगा? हम चोट किसको दे रहे हैं? वॉल पे फोर्स लगाया, बट वॉल ने क्या किया? रिएक्ट किया, और हमारे हैंड पे वॉल की तरफ से भी फोर्स मिला। ठीक है, ये किसी भी, है ना, पूरा का पूरा ये लॉ क्या है? पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। ये नेचर का लॉ है कि आप एक्शन करोगे तो
उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, बट अपोजिट रिएक्शन होगा और सेम अमाउंट में होगा। बहुत हार्ड पंच मारोगे तो बॉल क्या करेगा, फिर हार्ड ही रिटर्न करेगा ना। ये फोर्स के लिए तो है, बट अगर जनरली देखा जाए तो ये हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं या जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी है ना, कि आप अच्छा कर्म करोगे तो रिटर्न में क्या होगा, अच्छा रिटर्न। सबको पता है, फिर भी हम क्या करते हैं जनरली, बुरे कर्म करते हैं मैक्सिमम, है ना। ये जो ड्यूरेशन चल रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत ही वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी छोटे स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे या बड़े लोग हैं, वो केवल क्या चाह रहे हैं, पैसा कमाना, कैसे भी आए। दूसरे को हम गलत कुछ करके पैसे लेकर आए तो भी क्या है, सही है। उनको नहीं पता कि कल उसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन, उसका रिएक्शन होगा। किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ कभी ना कभी बुरा होगा, है ना। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जो लॉ ऑफ नेचर उसको डील करते हैं ना। दो एग्जांपल मैंने दे दिया, ठीक है। अब जैसे बच्चे आपने देखा कि लॉ ऑफ नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब स्टडी किया जाता है तो बहुत बार क्या होता है कि वहां पे मेजरमेंट करने की भी नीड होती है। किसकी नीड होती है, मेजरमेंट। क्या न्यूटन ने केवल यही मतलब डिस्कवरी करके छोड़ दिया कि हर चीजें क्या हो रही हैं, डाउनवर्ड फॉल हो रही हैं, बट न्यूटन ने साथ साथ हमें एक फॉर्मूला भी दिया कि हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड अट्रैक्ट करने के लिए, कितना अमाउंट ऑफ वो फोर्स लगा रही है ना। आपका जो 9th क्लास में चैप्टर है ग्रेविटेशन, मोशन करोगे आप, फिर लॉज ऑफ मोशन करोगे, फिर क्या करोगे उसके बाद, ग्रेविटेशन। तो वहां पे एक न्यूटन्स ने फोर्स हमें दिया था, फोर्स का फॉर्मूला कि F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई दोनों मास के ऑब्जेक्ट के बीच के गैप का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अर्थ इसको पुल कर रही है, फोर्स लगा रही है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रही है। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, हम उस अमाउंट ऑफ फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिजिक्स में जब हम डील करते हैं नेचर के लॉ को, तो वहां पे बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। फोर्स को कर सकते हैं मेजरमेंट, कोई मूव हो रहा है तो उसकी कितनी स्पीड है मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई मूव कर रहा है कितना डिस्टेंस मूव किया वो मेजरमेंट कर सकते हैं हम। तो फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का हम क्या करते हैं, जिन थिंग्स का हम मेजरमेंट करते हैं उसको फिजिक्स में बोला गया वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, तो नेक्स्ट लिखोगे क्या आप कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, क्या है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना, बात है समझ में, क्यों फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करना है, क्योंकि हम फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में हमें स्टडी करना है नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर। उसमें बहुत सारी थिंग्स की हमें क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट। उस थिंग्स को हम क्या बोल दिया फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी। तो किस आंसर क्या लिखोगे, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी measured by any measuring instrument, which can be measured by any measuring instrument and used to express law of physics and used to express law of physics। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, पहला कंडीशन या पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। दूसरा क्या है, उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, हम फिजिक्स के जो लॉज है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो न्यूटन ने क्या किया, कि इसको ड्रॉप करोगे नीचे फॉल डाउन होगा, ऑब्जर्व किया। साथ साथ उसने बताया कि अर्थ जो इस पे फोर्स लगा रही है उस फोर्स को आप मेजर कर सकते हो। उसके लिए न्यूटन ने क्या दिया, एक फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि अर्थ ने इस पे कितना फोर्स लगाया है। अब उसके लिए हमने मास का यूज किया, नहीं किया, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास को क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं। और देखो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूज हो रहा है फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए।
हो रहा है ना। मास का क्या यूज हुआ है, फोर्स को। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो रोल हो गए, एक तो उसको मेजर कर सकते हो आप, दूसरा जो फिजिक्स के लॉ है उसको एक्सप्रेस करने में भी उसकी नीड होती है। क्लियर। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, एक तो वो मेजरेबल है, मेजर होगा, दूसरा उसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिक्स के लॉ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो आपके सामने एग्जांपल भी है कि न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया, एक्सप्रेशन दिया, और इस एक्सप्रेशन में मास का भी यूज हुआ है, डिस्टेंस का भी यूज हुआ है। तो मास और डिस्टेंस का यूज करके उन्होंने क्या किया, फोर्स को एक्सप्रेस किया कि जो ग्रेविटी या जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन दिया गया है इन द टर्म ऑफ मास एंड डिस्टेंस। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं और उसका यूज हो रहा है। देखो F इक्वल टू, आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, सुना है कभी, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अब मास का यूज हुआ किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, फोर्स को। तो फिजिकल क्वांटिटी का यूज होता है दो चीजें, उसको तो पहला मेजर भी कर सकते हैं, दूसरा क्या, उसकी हेल्प से हम और भी फिजिक्स के जो लॉ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल्स में लिखना क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हो गए। तो पहला आप साफ साफ दिख गया मास, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, कॉमा, और लेंथ, लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम को मेजर कर सकते हैं और टाइम का यूज होता है बहुत सारे फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए। और स्पीड, स्पीड, फोर्स, टेम्परेचर, फोर्स, और बताओ फास्ट, लिस्ट थोड़ा बड़ा हो जाए। प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, और बोल सकते हो, जितनी चीजें बोलोगे वो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी ही होगा। हाँ, डिस्टेंस, लेंथ का मतलब लेंथ एक डिस्टेंस ही है, लेंथ बोल दिया तो उसमें डिस्टेंस आ गया ना। और बोल सकते हो, और सोचोगे आप, बोल सकते हो आप, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, ना, एटसेट्रा। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है ना, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर। अब हमारे लिए एक हो गया कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें मेजर करना होगा, तो वहां से कंसेप्ट आया फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी की दो ग्रुपिंग की गई है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी दो ग्रुपिंग हुई है ना। तो 9th क्लास में ही हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की कितनी ग्रुपिंग होगी, दो, है ना। ठीक है, तो ये जो दो ग्रुपिंग हुई है, एक है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर, और दूसरा है स्केलर, क्या है दूसरा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं अभी अभी बेसिक लेवल पे कि इसमें डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे फोर्स है, क्या है, फोर्स। अगर किसी ने बोला कि यार तू बॉल थ्रो कर, तो बॉल थ्रो करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा या अपने आप चला जाएगा, वो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जो पर्सन है सामने आपके खड़े है ना, आप फोर्स लगाओगे, बॉल क्या होगा, जाएगा उसकी तरफ, बट उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, क्या होगा फिर, पता चला फ्रंट पे आप थ्रो कर रहे हो, लेफ्ट में फोर्स लगा दिया, क्या हुआ, रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट सेम रहा या चेंज हो गया, इफेक्ट क्या हो गया पूरा, चेंज। किसकी वजह से, कि जो आपने फोर्स लगाया है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या फोर्स के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करता है। थप्पड़ मारना है, मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाए तो थप्पड़ क्या क्या होगा, किसी दूसरे स्टूडेंट को लग जाएगा, होगा, ऐसा नहीं होगा। क्रिकेट खेल रहे हो आप, है ना, बॉलिंग करना है तो बॉल डालना है बिल्कुल विकेट टू विकेट, और थोड़ा विकेट से काफी दूर कर देने पे क्या हो जाता है, वो बॉल वाइड हो जाता है डायरेक्शन। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उन फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। डायरेक्शन चेंज करने से उसका बिल्कुल इम्पैक्ट क्या हो जाता है, चेंज। जैसे मैं बोलूँ मास, ठीक है, क्या, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप परचेज वगैरह करते हो मम्मी पापा के साथ, तो सपोज दैट आप कुछ चीजें परचेज कर रहे हो, है ना,
और जो परचेज करे वो मास के टर्म में है। मास के टर्म में क्या क्या चीजें परचेज होता है? मास के टर्म में क्या परचेज करते हो आप? ग्रोसरी आइटम मास के ही तो होता है ना, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। सपोज दैट आप 2 kg कुछ परचेज करके लाए, कोई ग्रोसरी आइटम है ना। अब जो जिस शॉप पे गए उन्होंने वेइंग मशीन था, वो मतलब वेइंग कर रहे थे है ना, तो 2 kg उन्होंने मेजर किया। अगर वो डायरेक्शन वगैरह चेंज कर दे तो 2 kg से 5 kg हो जाएगा। डायरेक्शन का कोई इम्पोर्टेंट रोल उस पर नहीं है। तो मास में कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, बट फोर्स में है। तो फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी का मतलब? जिसमें डायरेक्शन का भी क्या है इंपॉर्टेंट, जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम? तो मास किस में आएगा फिर? मास किस में आएगा? स्केलर में, है ना। तो अब लिखना कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। और फिर वेक्टर का डेफिनेशन हम नोट करेंगे ना। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज वेक्टर, है ना, वेक्टर हेडिंग लिखकर आप डिफाइन करोगे ना कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपके लिए एक नया टर्म है, तो देखेंगे हम व्हाट इज मैग्नीट्यूड, रुक कर थोड़ा देखेंगे। अभी आप नोट करो, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। those physical quantity which has magnitude as well as direction and follows the law of vector addition and follows the laws of vector addition, follows the law of vector addition। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होगा उसके अंदर, साथ साथ जो वेक्टर एडिशन का कुछ लॉ होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उस लॉ को भी क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। सेकेंड लिखना, स्केल एग्जांपल्स लिखोगे अपना, इसमें एग्जांपल जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। ये जो चैप्टर है मोशन, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगा और एक्सेलरेशन, है ना। फिर अगले चैप्टर में फोर्स आ जाएगा, फिर मोमेंटम, ठीक है, एटसेट्रा, है ना। और भी बहुत सारे क्या हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हेडिंग लिखेंगे स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होने वाली है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलने वाले हैं? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, those physical quantity which has only magnitude। क्या होने वाला है इनके पास? केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। एंड डजंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड डजंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है डाउट? सर टाइम क्या वेक्टर है या स्केलर है? टाइम स्केलर है ना। सर क्यों सर अलग अलग डायरेक्शन में सर अलग अलग टाइम होता है सर? नहीं, सर अभी क्या हो रहा है टाइम? सर 6:37। सर लेकिन ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दोगे अपना तो फिर अपना टाइम नहीं का सर, कोई चेंज होगा। सर जैसे अभी यहाँ पे 6:37 हो रहा है सर, गुजरात या तो डायरेक्शन चेंज थोड़ी नहीं किया। सर डायरेक्शन चेंज नहीं है सर, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ आप क्या है, जैसे आप यहाँ पे हो, सपोर्ट एट इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में चले गए या वर्ल्ड के दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे टाइम जोन चेंज हो गया जी। लेकिन मान लो 2 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, साउथ में चले गए
तो 2 सेकेंड का ड्यूरेशन 3 सेकेंड में हो जाएगा कन्वर्ट। टाइम का मतलब ड्यूरेशन, टाइम का मतलब वो नहीं जो हम क्लॉक में देख रहे हैं ना, टाइम जो नहीं, ड्यूरेशन। 1 आवर का ड्यूरेशन, सपोज दैट 1 आवर की क्लास है, तो अमेरिका में यही क्लास क्या, जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 आवर मतलब डायरेक्शन कैसे भी चेंज करोगे तो 1 आवर का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर का ही ड्यूरेशन होगा, ना कि वो ड्यूरेशन कुछ अलग हो जाएगा। बात है समझ में? एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, टाइम, मास, डिस्टेंस, टाइम, मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, एटसेट्रा। क्लियर? क्लियर हुआ? बातें क्लियर हुए? ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के बाद हमने क्या देखा था, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के हमने 2 ग्रुपिंग देखी थी, क्या क्या, वेक्टर एंड स्केलर। क्या देखा था हमने, वेक्टर एंड स्केलर। कुछ एग्जांपल्स भी देख लिया ना। अब क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वेक्टर हो या स्केलर हो, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को अगर क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, एक्सप्रेस। तभी आपने देखा कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। देखा आपने मैग्नीट्यूड, वर्ड आया था ना मैग्नीट्यूड। तो ये है क्या मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के अंदर 2 चीजें होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड 2 थिंग से कंबाइंड होकर बना है। क्या, एक उसके पास वैल्यू होगा, क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा, साथ साथ उसके साथ साथ कुछ यूनिट्स भी होंगे। क्या होंगे, यूनिट। तो बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, लाइक मास, लाइक मास। अब जो मास का मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, तो आपने पढ़ा होगा मास को क्या 5 लिखते हैं या 5 केजी लिखते हैं, 5 या 5 केजी कंप्लीट इसका इंफॉर्मेशन होगा, 5 केजी। 5, ये जो 5 केजी है ये मास का मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, और ये मैग्नीट्यूड कितने थिंग से कंबाइंड होकर बना है, 2। पहला क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसका ये क्या है, यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के कॉम्बिनेशन से होगा। तो नोट में क्या लिखोगे आप कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। दोनों कंबाइंडली किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। फॉर एग्जांपल में क्या, मास जो है इक्वल टू कोई 5 केजी है, तो उसमें आप देख सकते हो कि एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, n न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं n से कर दूं, और u फॉर यूनिट। तो n उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 केजी, 5, और केजी उसका क्या है, यूनिट है। किसी को कोई डाउट? तो हर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर हो या स्केलर, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। वेक्टर हो गया तो उसको एक और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को किससे एक्सप्रेस करेंगे हम, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो यूनिट होते क्या है, तो अब लिखेंगे हेडिंग यूनिट। क्या लिखेंगे हम, यूनिट। क्या लिखोगे आप, यूनिट। तो क्या है यूनिट, तो बता सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई करो आप, गेस वर्क करने की कोशिश करो कि यूनिट का मतलब क्या, यूनिट क्या है, तो बता सकते हैं व्हाट इज यूनिट। यूनिट डिजिट वाला, मैथ वाला यूनिट डिजिट नहीं यार, अभी बताया ना, यूनिट केजी। सर यूनिट वो चीज होती है सर जिससे किसी उसको एक्सप्रेस किया जाता है सर। हाँ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए कुछ हमारे पास क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या होने चाहिए,
स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना। जैसे हमने लिखा मास, तो मास को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या यूज किया गया, केजी। अगर कहीं पे भी जाओ आपको लिखा होगा 2 kg 3 kg 5 kg, तो आप तुरंत समझ होगा अच्छा ये इसके मास के बारे में लिखा है। ठीक है, कहीं पे लिखा है क्या 2 मीटर 5 मीटर, तब समझ जाओगे कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसका लेंथ वगैरह के बारे में, क्या कि क्या उसका लेंथ है ना। कहीं पे लिखा है 3 सेकेंड, तो क्या समझ जाओगे आप, ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट एक तरीके से क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। क्या है, ये सेकेंड से ही तो आपको समझ में आया कि किसके बारे में बात हो रही है, ये रेफरेंस से ही तो समझ में आया किसके बारे में बात हो रही है, तो वही तो रेफर कर रहा है ना। अच्छा ये मास के बारे में हो रहा है, मास फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा ये इस चीज के को रेफर कर रहा है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस होने चाहिए। और वो स्टैंडर्ड रेफरेंस ही क्या है, यूनिट है। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस देखकर ही तो बोले कि अच्छा सर ये तो मास के बारे में बात हो रहा है। मीटर दिखा तभी तो बोला आपने लेंथ के बारे में है, लिखा है 3 सेकेंड, तो क्या रेफर कर रहा है वो, किस के बारे में रेफर कर रहा है वो, टाइम ड्यूरेशन। तो हर फिजिकल क्वांटिटी में जो यूनिट है वो एक तरीके से क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना। तो अभी आप बस बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखना, आप यूनिट क्या है, यूनिट को क्या बोल सकते हैं आप, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इट, टू एक्सप्रेस इट, उसको एक्सप्रेस करना है तो कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इट, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल लिखना 5 kg 5 kg, देखो फॉर एग्जांपल 5 kg, वेयर kg, फॉर एग्जांपल 5 kg वेयर kg is a standard reference ब्रैकेट में यूनिट, वेयर kg क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ब्रैकेट में के व्हाट, यूनिट, टू व्हाट, टू एक्सप्रेस मास या टू रेफर मास, टू एक्सप्रेस या टू रेफर मास। तो kg क्या है, यहाँ पे kg क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, और वो किस चीज को रेफर कर रहा है या किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, मास को, है ना। 5 लिखा है और उसके पीछे kg लिखा ही नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा किस चीज को रेफर कर रहा है, मास को रेफर कर रहा है कि डिस्टेंस को रेफर कर रहा है कि टाइम को रेफर कर रहा है या किस चीज को रेफर कर रहा है। अगर इसके पीछे लिख दिया उसका रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस, किसको कर रहा है, टाइम को, इसके जगह पे लिख दिया मैंने kg के, किसको रेफर कर रहा है वो, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना। क्या है ये, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब, चलो ठीक है, हाँ। तो अब जो बच्चे जो यूनिट है ना, हमें पता चल गया कि ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना, और ये बहुत मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम से इसका यूज हो रहा है। आपको पता है कि कितने समय से डिस्टेंस वगैरह मेजर किया जा रहा है, मेजरमेंट करने वाली जो सिस्टम है कब से है, कोई 5 साल 10 साल 100 साल नहीं, बहुत पुराने, है ना, एशियन टाइम से, बहुत ओल्ड टाइम से भी लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को मेजर करते आ रहे हैं, है ना। कंपेयर हर समय, है ना, इंसान जो हम है ना, उनके अंदर हमेशा से नेचर रहा क्या, कंपेयर करना। देखो घर में क्या होता है, आप फिजिक्स तो छोड़ो, घर में भाई बहन हो तो कंपैरिजन आ जाता है ना, यार उसको मम्मी ज़्यादा प्यार करती है तो उसको कम, या वो ज़्यादा खा रहा है तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरा कम मार्क्स आ रहा है, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स है, वो तो डल है, फालतू है। कंपैरिजन मेजरमेंट हमेशा से रहा है हमारे नेचर में, है ना। तो क्या है, बहुत स्टार्टिंग से ही मेजरमेंट की चीज़ें हैं, तो हर जगह स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज़ हुआ है ना। अब ये स्टैंडर्ड रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ना डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए। जैसे अब देखो वर्ल्ड है, बहुत सारे पार्ट से वर्ल्ड के, है ना। तो किसी कंट्री ने अपने यहाँ कुछ अलग स्टैंडर्ड बना दिया, किसी कंट्री ने कुछ अलग स्टैंडर्ड बना दिया। तो फिजिक्स में बहुत सारे क्या है,
स्टैंडर्ड्स है ना, मतलब यह सिस्टम से यूनिट्स कहते हैं। स्टार नोट करके लिखना कि देयर आर लॉट्स ऑफ सिस्टम फॉर यूनिट। देयर आर लॉट्स ऑफ सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है फॉर यूनिट। ठीक है, एक सिस्टम है CGS, एक क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS है, और एक है एमकेएस MKS। अभी दो ही पे फोकस करते हैं ना। MKS को जनरली हम SI भी बोलते हैं, SI यूनिट, SI सिस्टम या SI यूनिट भी बोल सकते हैं ना। अब देखना इसमें है ना, दो हम बात करें ना, बहुत सारे सिस्टम्स है, हम केवल कितने सिस्टम की बात करेंगे अभी, दो सिस्टम की बात करेंगे जो कि ज़्यादा यूजफुल है और ज़्यादा डिस्कशन है। ये जो सिस्टम है CGS सिस्टम क्या कहता है कि अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो तो लेंथ को मेजर करते समय आप यूनिट सेंटीमीटर ही रखना। क्या रखना? इसलिए C फॉर सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर। तो ये सिस्टम कह रहा है CGS सिस्टम कि लेंथ को मेजर करेंगे तो हम यूनिट क्या लेकर चलेंगे,